केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात का करेंगे दौरा। अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी घटना। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या। सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। गुजरात के तट पर 20 भारतीयों को ले जा रहे जहाज पर ड्रोन हमले के बाद भारत ने की त्वरित कार्रवाई। 20 भारतीयों को बचाने के लिए भेजे जहाज। उत्तरी गाजा में इजरायली टैंक की गोलाबारी जारी। नेतन्याहू से बातचीत के बाद बाइडेन ने दी सफाई। युद्ध विराम के लिए नहीं कहा। मुंबई में खेले जा रहे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने भारत के सामने रखा 75 रन का लक्ष्य। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 261 रन ही बना सकी। स्नेह राणा ने लिए 4 विकेट। उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने कहा कोहरे से 3-4 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। रोहतांग के अटल सुरंग क्षेत्र के पास हुई ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज गुजरात का दौरा करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री पानसर तालाब का लोकार्पण एवं विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। अमित शाह विशाल एकता सम्मेलन में भाग लेंगे और सरदार पटेल जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री गांधीनगर जन महोत्सव द्वारा आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां एक और आतंकी घटना सामने आई। बारामूला में आतंकियों ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मस्जिद में अजान पढ़ रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना ने कहा कि वह पुंछ जिले के सुरानकोट तहसील में डियर की गली में हुए आतंकी हमले की जांच में पूरा सहयोग देगी। इस हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 2 अन्य घायल। प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा की है। राजौरी और पुंछ में कल तड़के मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा बलों ने पर्वतीय इलाकों और अन्य जगहों पर आतंकियों की तलाश के लिए अभियान तेज कर दिया। आतंकियों की धरपकड़ के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो की मदद ली जा रही है। खबरों के अनुसार सुरक्षा बल पीर पंजाल पहाड़ियों की गुफाओं और अन्य ऊपरी हिस्सों में विशेष अभियान चला रही है। खबर है कि इन जगहों पर लगभग 30 विदेशी आतंकी छिपे हुए हैं। गुजरात के पोरबंदर तट से लगभग 217 समुद्री मील दूर एक व्यापारिक जहाज पर एक ड्रोन ने हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसैनिक सतर्क हो गए। भारतीय एजेंसियों ने व्यापारिक जहाज केम प्लूटो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान भेजा और उससे संचार स्थापित किया। नौसेना ने भी सहायता के लिए युद्धपोत भेजा है। कोस्ट गार्ड स्थिति पर करीब से नजर बनाए हैं। जहाज के चालक दल में लगभग 20 भारतीय और एक वियतनामी नागरिक शामिल है। ड्रोन हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित हैं। हमले के बाद अपने नुकसान का आकलन कर जहाज मुंबई के लिए रवाना हो गया। अब यह जहाज कोस्ट गार्ड के डॉनियर विमान की सुरक्षा में ही मुंबई तक का सफर तय करेगा। विमान ने केम प्लूटो के साथ संचार भी स्थापित किया। कोस्ट गार्ड अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद ये की जा रही है कि जहाज मुंबई आ सकता है। इसी के साथ चालक दल ने स्टीयरिंग संबंधी दिक्कतों के कारण
एस्कॉर्ट सहायता मांगी। वहीं भारत का विक्रम जहाज अब पूरे रास्ते केम्प प्लूटो की सुरक्षा करेगा। कोस्ट गार्ड केंद्र पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। वहीं भारतीय नौसेना भी सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेज चुकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से पत्र लिखा। उन्होंने संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए उन्हें अपने आवास पर क्रिसमस के दिन आमंत्रित किया। अपने पत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा कि रणनीति बनाकर व्यवधान और अशांति फैलाना लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने से कम नहीं है। सदन के अंदर भी विचार विमर्श के लिए मेरे हर आग्रह को आपने सिरे से नकार दिया। सदन में मुझे इस पीड़ा को भी वहन करना पड़ा। अगर विचार करें तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रकार सभापति के साथ बातचीत और संवाद का तिरस्कार करना, सदन के अंदर भी ऐसे हर अनुरोध को नकार देना ऐसा होना है तो न सिर्फ अभूतपूर्व है बल्कि उस स्थापित संसदीय परिपाटी के भी विरुद्ध है जिसमें आप जैसा वरिष्ठ सांसद निष्णात और निपुण है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि व्यवधान इरादतन था और रणनीति के तहत इस प्रकरण में मुख्य विपक्षी दल की पूर्व नियोजित भूमिका की ओर इंगित कर मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता, लेकिन जब कभी भी मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर मिलेगा मैं आपसे अवश्य साझा करूंगा। आपको याद ही होगा कि मैंने पहले भी आपके साथ अपने कक्ष में वे संवेदनशील तथ्य साझा किए थे जब आपके दल के एक सदस्य सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करते हुए पाई गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सांख्यिकी सेवा 2023 बैच के जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ भी बातचीत की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ईडी के साथ प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी पीएफआई में अलग अलग ओहदों पर थे जो विदेश से हवाला के जरिए आए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में कर रहे थे। ईडी के अनुसार गिरफ्तार किए गए प्रमुख सदस्यों में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक एएस इस्माइल, संगठन की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिब 2020 तक राष्ट्रीय सचिव रहे। अनीस अहमद संगठन को जब प्रतिबंधित किया गया उस वक्त राष्ट्रीय सचिव रहे। अफसर पाशा और संगठन के मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईएम अब्दुल रहमान शामिल हैं। दरअसल साल 2018 में 2 मई को दर्ज की गई ईसीआईआर में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से ईडी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाल ही में 19 दिसंबर को पूछताछ की थी। बात कोविड की। देश में बीते 24 घंटों में कोविड के 656 मामले सामने आए। देश में कोविड के कुल सक्रिय मामले 3700 से ज्यादा हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में कोविड के ज्यादा मामले आ रहे हैं। कोविड से बचने के लिए भीड़भाड़ में जाने से बचें, मास्क पहनें और अपने हाथों को धोते रहें। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जो भारतीय कुश्ती संघ है उसे खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर खेल जगत से आती हुई कि भारतीय कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया। हालांकि अभी हमने देखा कि कुछ ही दिन पहले इसको लेकर चुनाव भी सामने आए थे और ये जो अध्यक्ष सहित नव निर्वाचित जो पूरी टीम है उसको निलंबित कर दिया गया है। अभी संजय सिंह हाल ही में नए अध्यक्ष चुने गए थे। बृजभूषण पर कई ऐसे आरोप लगे थे जिसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं जब चुनाव दोबारा सामने आए तो इन्हें कुश्ती संघ का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया था और जो कई खिलाड़ी थे ख़ास तौर पर उनका ये अनुरोध था कि उन्हें हटाया जाए। और हाल ही में जब चुनाव हुए और जब
संजय को यहाँ से अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो बहुत से जो खिलाड़ी थे वो इससे खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की थी। और अभी खेल मंत्रालय ने इस पूरे कुश्ती संघ को, जिसमें जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत, उसे निलंबित कर दिया है। और भारतीय कुश्ती महासंघ में अगर ये जो निलंबन है इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को क्यों रद्द किया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो ये जो पूरा कुश्ती महासंघ था, यानी कि इसमें कई विवादों में, बृजभूषण की वजह से ये विवादों में घिरा रहा। ख़ास तौर पर जिस तरह से इसमें चुनाव कराए गए उसे भी सिरे से कई खिलाड़ियों ने खारिज किया और वो नाखुश थे। लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बाबत कोई ना कोई एक्शन सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। और अब खेल मंत्रालय ने इस जो WFI है, यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ, उससे निलंबित कर दिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनके समेत इस पूरे संघ को निलंबित किया गया है। खिलाड़ियों की ये मांग थी, जिस तरह से बृजभूषण पर कई आरोप लगे थे कि किस तरह से इस कुश्ती संघ का नुकसान हो रहा है, खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। कई ऐसे प्रतियोगिताएं थी जो वैश्विक पटल पर हो रही थी, आंतरिक घर पे यानी घरेलू मंच पर भी हो रही थी, जिसमें बहुत से खिलाड़ी भाग नहीं ले पा रहे थे। और इसीलिए लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। और जब चुनाव कराए भी गए तो कई खिलाड़ी उससे खुश नहीं थे और इसीलिए अब खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित करने का फैसला लिया है। तो कुश्ती संघ पर सरकार का चाबुक चला है। नया कुश्ती संघ जो है वो निलंबित कर दिया गया और जो उसके अध्यक्ष हैं यानी कि संजय सिंह, उनकी मान्यता को भी, जो खबर सामने आ रही है, उसे रद्द कर दिया गया है। हाल ही में ये हुआ था कि जिस तरह से महिला पहलवान साक्षी मलिक, उन्होंने जब संजय सिंह को चुना गया तो भावुक होकर कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला लिया और अब नए कुश्ती संघ को सरकार ने निलंबित कर दिया है। पहले भी लगातार ये जताया गया, खबरों की माने, कि बृजभूषण के करीबी संजय सिंह बताए जा रहे थे, बृजभूषण शरण सिंह के, जो कि पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे, उन पर कई आरोप थे। और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए तो तमाम जो खिलाड़ी कई वजहों से धरने पर बैठे थे, उसके बाद वो नाखुश नजर आए। उसमें साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का और कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया और उन्हें इस नवनिर्वाचित अध्यक्ष से भी कोई खास उम्मीद नहीं थी, जिसका जिक्र उन्होंने कई बार मीडिया में आकर भी कहा। और अब सरकार ने अपना फैसला दिया है, सरकार ने अपना निर्णय देते हुए नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं क्योंकि कई जो तमाम कुश्ती से जुड़े हुए तमाम खिलाड़ी थे वो बेहद नाराज़ थे और उन्हें इस चुनाव से भी उन्हें उम्मीद थी कि चुनाव जब होगा तो जिस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना होगा किसी को, तो वो शायद खिलाड़ियों की पीड़ा को समझेगा। लेकिन ऐसा माना गया था कि संजय सिंह बृजभूषण शरण के करीबी थे और उनके वफादार माने जा रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी जो ये करीबियत थी उसको लेकर खिलाड़ी नाराज़ थे। और अब खेल मंत्रालय ने जिस तरह कुश्ती संघ को रद्द किया गया है, इसके क्या मायने होंगे और ख़ास तौर पर कुश्ती का जो भविष्य है या फिर कहें जो कुश्ती के तमाम प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल्स पर होनी है, उसमें अब खिलाड़ी किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, इस पर अब सवालिया निशान है। हम ये बात जानते हैं कि जो भारतीय कुश्ती संघ है उसमें कई घटनाक्रम पिछले साल हुए हैं, जिसमें बृजभूषण शरण की बात की जाए, कैसे उन्हें अध्यक्ष पद पर वो जब थे और जिस तरह वो विवादों में घिरे, कई खिलाड़ियों ने उन पर आरोप लगाए और खिलाड़ी उनके आचरण से और जिस तरह से वो कुश्ती संघ चला रहे थे उससे नाखुश थे। कई बातें मीडिया में आई और अब सबको उम्मीद थी कि जब नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने जाएंगे तो कुश्ती का एक अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि खेल मंत्रालय ने जो ये नया कुश्ती संघ है इसे निलंबित किया है, इसके मायने आखिर क्या हैं? देखिए आचल, इस बात को समझना होगा कि खेल मंत्रालय ये हर
स्तर पर जब से ये कुश्ती का विवाद जो सामने आया है, उसमें हमेशा से खेल मंत्रालय का रुख रहा है कि एक पारदर्शिता जो है वो हमेशा रहनी चाहिए और खिलाड़ियों की जहां तक बात है, उनकी जो भलाई की बात है, उसको भी सही तरीके से सामने रखना चाहिए। तो उस तरीके में कहना पड़ेगा कि जिस तरह का जो एक प्रयास है खेल मंत्रालय का, वो हमेशा से लगातार जारी रहा है। लेकिन जिस तरह से कहना पड़ेगा कि जो चुनाव हुए थे, हालांकि इसमें ये भी सवाल उठाए गए थे कि अगर जो आंदोलनकारी जो पहलवान थे, जिनको आपत्ति थी, अगर उन्हें इस पे किसी तरह की कोई आपत्ति थी या चुनाव में, तो उन्हें शायद चुनाव से पहले इस बात को रखना चाहिए था। लेकिन बावजूद उसके जब नतीजे आए और जिस तरह से इस बात को सामने रखा गया कि जो कुश्ती के पूर्व अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह, उनके करीबी संजय सिंह जो हैं, वो एक कहना चाहिए कि एक अच्छे खासे मत से वो उनको विजयी हुए थे। तो उसके बाद से जिस तरह से जो ओलंपियन खिलाड़ी हैं, उनकी जो नाराजगी आई थी सामने, और उन्होंने कहा था कि एक तरह से ये जो न्याय है, उन्हें न्याय जो है वो नहीं मिल पाया है, और जो कुश्ती संघ में जिस वजह के चलते वो पूरा जो उनका आंदोलन था और जिसके लिए वो विरोध कर रहे हैं, वो बात जो है वो पूरी तरह से अभी भी उसी तरह से मौजूद है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं खेल मंत्रालय ये हमेशा चाहता रहा है कि खिलाड़ियों की बेहतरी की जो बात है वो हमेशा सबसे प्रथम आए, और इसी वजह का नतीजा हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ा एक्शन जो है भारतीय कुश्ती संघ पर, ये बड़ा एक्शन उठाया गया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो सभी पक्ष हैं, उन बातों को एक बार फिर से सामने कहीं ना कहीं रखने का प्रयास होगा। लेकिन अभी हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री को सुबह सुना था, हमने उनकी एक बाइट चलाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जिन नए अध्यक्ष को चुना गया, हालांकि अब उनका भी निलंबन हो गया है, कि खिलाड़ी इससे आत्मसात करें और अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें। लेकिन शायद जो तमाम आवाज़ें उठी जिसमें ये भी सवाल उठाए गए कि जो इस कुश्ती संघ का संविधान है उसको भी कहीं ना कहीं एक परे रखकर इन चुनावों में पारदर्शिता नहीं बरती गई। देखिए, एक ये विवाद जरूर रहा है, हमेशा से एक कहीं ना कहीं विवाद की ये एक वजह रही है, जिसमें जो पहलवान हैं, आंदोलनकारी जो पहलवान हैं, और जो जिनके खिलाफ ये आंदोलन हुआ है, वो जो पक्ष हैं, उनका दोनों पक्षों में हमेशा से एक कहीं ना कहीं एक विवाद की जो जड़ है वो ये चुनाव हमेशा से रहे हैं, और इसी वजह से चुनाव जो है वो उनकी समय सीमा जो है वो बदलती भी रही। कई बार इसकी समय सीमा डेडलाइन जो थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो WFI है भारतीय कुश्ती संघ, उसके ऊपर कहीं ना कहीं UWW जो है उसका एक कंट्रोल होता है, और वो जो विश्व संस्था है वो ये हमेशा से ये चाहती है कि जो खेल की जो संस्था है वो उसमें खेल संस्था अपने जो निर्णय हैं वो खुद से लें, और उसमें सरकार का जो हस्तक्षेप हो वो कम से कम हो। तो इस वजह से हमने देखा था कि किस तरह से अगस्त के महीने में UWW ने इसे निलंबित भी कर दिया था इन्हीं कारणों के चलते। तो कहीं ना कहीं भारतीय कुश्ती संघ पर दबाव भी था कि खुद के एक जल्द से जल्द एक चुनाव कराएं, उसमें एक और इसमें यहाँ पर जब हम वोटों की बात करते हैं तो 40 वोटों से संजय सिंह जीते, और उनके सामने कई जो उम्मीदवार खड़ी थी उसमें अनीता शिरोन का ये मानना था कि लगातार जिस तरह से ये जो पूरी पोस्ट है वो विवादों में घिरी थी, इसलिए लोग चाह रहे थे कि एक महिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो तमाम खिलाड़ी जो अपने न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए धरने पर बैठे थे, जिस पर खेल मंत्रालय ने कई जगहों पर संज्ञान लिया, उस लिहाज से ये जो चुनाव किया गया अध्यक्ष के रूप में ये सही नहीं था। बिल्कुल आचल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि केवल अध्यक्ष के पद का ही बात न करें, क्योंकि कुल 15 पदों के लिए चुनाव हुए थे। उन 15 पदों को अगर आप निकाल करके देखें तो उसमें एक भी महिला जो है उसको कोई भी पद नहीं मिला है, किसी भी पद पर कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं है। तो इस बात को लेकर के ये बात जो थी, जो आंदोलनकारी पहलवान थे, हम जानते हैं ओलंपियन बजरंग पूनिया की बात कर ले, चाहे साक्षी मलिक की बात कर ले, चाहे विनेश फोगाट की बात कर ले, उनका यही कहना था कि कोई भी महिला पहलवान जो है वो नहीं है। दूसरा एक बड़ा कारण निकल करके आया कि जब भारतीय कुश्ती संघ के जो नव निर्वाचित जो अध्यक्ष थे, उन्होंने पहला फैसला लिया कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होंगी वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में होंगी, जहां पर इन पहलवानों को पहले से ही इस बात का ये विरोध करते आए थे कि गोंडा में
कोई भी प्रतियोगिता जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग अलग जगहों पर होनी चाहिए। तो ये आंदोलनकारी पहलवानों का ये पक्ष था। तो और इसके अलावा इनका ये कहना था कि ये जो चुनाव है वो पूरी तरह से निष्पक्ष जो है वो नहीं हुए। चलिए, और इसीलिए सरकार ने भारतीय जो कुश्ती महासंघ है उसकी मान्यता को रद्द किया, निलंबित कर दिया, यानी कि जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह है अब वो इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बिहार के सिवान की, जहां AIMIM नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरिफ जमाल की हत्या के बाद बीजेपी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार है, बिहार में फिर से जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। आइए सुनते हैं। बिहार में अपराधियों का बहार है और तेजस्वी और लालू जी की सरकार है और नीतीश कुमार है। सिवान में AIM के नेता आरिफ जमाल को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। वो सिवान में AIM के वो जिला अध्यक्ष थे। तो अब इस आपराधिक गठजोड़ में, इस आपराधिक की जंगल राज की सरकार में, जिसके उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव हैं और जिसके नेता श्री लालू यादव हैं, जंगल राज की स्थापना बिहार में हो चुकी है। और अब भगवान ही बचाएंगे इस जंगल राज से, या तो ईश्वर बचाएंगे या भाजपा बचाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 के लिए अधिसूचना जारी कर दी। ITR 1 को सहज और ITI 4 को सुगम फॉर्म कहा गया है। 50 लाख रुपए तक सालाना कमाई वाले नागरिक ITR 1 करोड़ भर सकते हैं। ये कमाई किसी भी सोर्स जैसे सैलरी, पेंशन या अन्य तरीके से हो सकती है। इसके साथ ही 5,000 रुपए तक की कृषि आय भी इसमें शामिल रहती है। इस साल के ITR 1 में ही आपको इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को भी चुनने का अवसर मिलेगा। नई व्यवस्था में इसमें करीबन 7 करोड़ तक से ज़्यादा की आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको पहले की तरह टैक्स की रियायत भी नहीं मिलेगी। अगर आपको आयकर की धारा 80C, 80D, 80G के तहत छूट का लाभ लेना हो तो आपको इसका विकल्प फॉर्म ITR 1 में भरना होगा। आपको बता दें कि बजट 2023 में ही नई व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बनने की सुविधा दी गई थी। ये नए फॉर्म्स 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे और आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आमतौर पर 31 जुलाई रहती है। ITR 4 में भी नई और पुरानी व्यवस्था सुनने का विकल्प होगा और 50 लाख तक की आय वाले कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेशनल्स जो घर से ही अपना काम करते हैं अथवा कॉन्ट्रैक्ट पर IT कंपनियों में सेवाएं दे रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज विश्व रिकॉर्ड रचने के लिए तैयार है। यहाँ 1 लाख से अधिक लोग साथ मिलकर गीता पाठ करेंगे। अब तक 1,30,000 लोग गीता पाठ करने के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ गीता पाठ नहीं किया था। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि सनातन संस्कृति संसद, मतीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन आश्रम और अखिल भारतीय संस्कृत परिषद द्वारा संयुक्त रूप से कोलकाता के परेड ग्राउंड में आयोजित लोको कंठे गीता पाठ के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। 1 लाख लोगों द्वारा गीता का पाठ करने का लक्ष्य वास्तव में प्रशंसनीय है। श्रीमद् भागवत गीता एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो अपार ज्ञान प्रदान करती है और एक सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। ये जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक पुस्तक के रूप में भी काम करती है। गीता द्वारा प्रस्तावित मार्गों का बहुलवाद भारतीय विचार और संस्कृति के लिए सर्वोत्कृष्ट है और 2047 तक का समय सामूहिक प्रयासों से मजबूत, विकसित और समावेशी भारत के निर्माण के सपने को पूरा करने का अवसर है। लोको कंठे गीता पथ सभी के लिए शांति और कल्याण लाए। इस प्रयास की सफलता के लिए सभी आयोजकों को शुभकामनाएं। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई।
देवास की वंदना मालवीय पहले चूल्हे पर खाना बनाती थी। खाना बनाते वक्त घर में धुआं हो जाता था, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती थी। साथ ही साथ खाना बनाने में वक्त भी लगता था। वंदना को उज्ज्वला योजना के बारे में पता चला। वंदना ने योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाया और गैस का कनेक्शन उन्हें मिला। आज उनका खाना बनाने में सिर्फ न वक्त बचता है, बल्कि धुएं से भी मुक्ति मिलती है। देखिए रिपोर्ट। अभी जब से गैस कनेक्शन मिला है कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना भी सही साढ़ बनता है, टंकी भी हमको सही साढ़ मिल जाती है 100 पे टाइम पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती खाना बनाने में। पे खाना बनाने में चूल्हा जलता नहीं था, घर में बहुत धुआं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गैस चालू करो 10-15 मिनट में खाना बन जाता है। पहले 1-1 2-2 घंटे लगते थे खाना बनाने में, अब नहीं लगता, टाइम से हो जाता है सब काम। के लिए मोदी जी को धन्यवाद। अब नहीं होते बर्तन खराब, पहले बहुत काले बर्तन होते थे, उनको मायने में हाथ खराब हो जाते थे, अब नहीं होते। हाँ, समय भी कम लगता है और खाना भी जल्दी बन जाता है, बर्तन भी जल्दी साफ हो जाते हैं। घर में घूमने की वजह से जो गंदगी होती थी वो भी नहीं होती है। बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है और सबके लिए ये जिनको मिला है उनके लिए भी सबके लिए अच्छी है। बात खेल जगत से जुड़ी हुई। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के वानखेड़े में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के सामने जीत के लिए 75 रन का लक्ष्य रखा। इससे पहले मेहमान टीम ने 5 विकेट पर 233 रन से आगे खेलना शुरू किया। एशली गार्डनर ने 7, सदरलैंड ने 27 और अल्ना किंग 0 पर पवेलियन लौट गई। उसके बाद राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट लेकर 261 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पारी को समेट दिया। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 4 विकेट लिए, वहीं राजेश्वरी हरमनप्रीत ने 2-2 विकेट लेने में सफलता पाई। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।